स्टूडेंट्स, आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। ये एमए द्वितीय सेमेस्टर एवं बीए प्रथम वर्ष से संबंधित है, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार रवि, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय पिथौरा से बोल रहा हूँ। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत का सबसे पहले हम ऐसा जान लेते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि मजदूर की मजदूरी का निर्धारण उसकी मांग तथा पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों से होता है। मजदूरी का निर्धारण जो है उसकी मांग तथा पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों से होता है। जो नियम वस्तु के मूल्य निर्धारण में होता है, वही नियम श्रम की मजदूरी निर्धारण में भी लागू होता है। यह सिद्धांत मजदूरी निर्धारण का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिस पर वस्तु का मूल्य सीमांत उपयोगिता और सीमांत लागत से निर्धारित होता है। उसी प्रकार मजदूरी भी श्रम की सीमांत उत्पत्ति तथा उनके जीवन स्तर से निर्धारित होती है। अर्थात एक उद्योग में मजदूरों की मजदूरी उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां श्रमिकों की कुल मांग श्रमिकों की कुल पूर्ति के बराबर होती है। श्रम की मांग, तो यहाँ पर दो पार्ट हैं। मजदूरी दर का निर्धारण जो है श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति के द्वारा होता है। तो सबसे पहला पार्ट आता है श्रम की मांग, डिमांड ऑफ लेबर। उत्पादन के संपादन के लिए सेवा योजकों या उत्पादक द्वारा श्रमिकों की मांग की जाती है। इस बात को सभी लोग जानते हैं कि उत्पादन के संपादन के लिए उत्पादक के द्वारा किसकी मांग की जाती है? श्रमिकों की मांग की जाती है। श्रमिकों की मांग उस बिंदु तक बढ़ाई जाती है जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता का मूल्य उनको दी जाने वाली मजदूरी के बराबर हो जाता है। उत्पादक कभी भी श्रमिक को उसकी उत्पादकता से अधिक मजदूरी नहीं देता है। इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे पहला, श्रम की मांग उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग पर निर्भर करता है। जो श्रमिक उत्पादित करके देता है वो किस पर निर्भर करता है? उनकी मांग पर। जो वस्तु उत्पादन करके श्रमिक देता है उसकी मांग पर निर्भर करता है। जैसे देखिए, वस्तुओं की मांग बढ़ने पर श्रमिकों की भी मांग बढ़ेगी। अगर वस्तुओं की मांग नहीं बढ़ेगी तो श्रमिकों की भी मांग नहीं बढ़ती है। दूसरा, श्रम की मांग अन्य साधनों की प्रवृत्ति पर भी निर्भर करती है। जैसे मशीन आदि है के मूल्यों में कमी आती है तो श्रमिकों की मांग कम हो जाएगी। अगर मशीनों की मूल्य बढ़ जाएगी तो श्रमिकों की मांग भी बढ़ जाएगी और इसकी विपरीत दशा होती है। इस प्रकार से अब श्रम की मांग तालिका यह बतलाता है हमको कि यह श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी की दर पर निर्भर करती है और मजदूरी की विभिन्न दरों पर मांगी जाने वाली श्रम की मात्रा को बताती है। सामान्यतया अधिक मजदूरी पर श्रमिकों की मांग कम और कम मजदूरी पर श्रमिकों की मांग अधिक होती है। सामान्यतया अधिक मजदूरी दर पर क्या होता है? श्रमिकों की मांग कम होता है और कम मजदूरी दर पर श्रमिकों की मांग अधिक होती है। अतः मजदूरी तथा श्रम के बीच कैसा संबंध होता है? विपरीत या ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, जिसे हम एक रेखा चित्र से समझ सकते हैं। रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर श्रम की मांग दी हुई है, ओ वाई अक्ष पर मजदूरी की दर दी हुई है। मान लीजिए मजदूरी की दर ओपी है, तो उस समय मजदूरों की मांग कितनी होगी? श्रम की मांग ओ एन के बराबर रहता है। जब मजदूरी की दर घट जाती है, ओपी से ओपी 1 हो जाती है, उस समय श्रम की मांग बढ़कर ओ एन 1 हो जाती है। इसी कारण मांग रेखा जो है बाएं से दाएं गिरती हुई होती है। अब है दूसरा पार्ट हमारा श्रम की पूर्ति, सप्लाई ऑफ लेबर। श्रम की पूर्ति को निम्न दो बातों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, विशेष प्रकार के श्रमिकों की संख्या जो विभिन्न दर पर अपनी सेवाओं को अर्पित करने को तत्पर रहते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो विभिन्न दर पर अपनी सेवाओं को अर्पित करने को तत्पर हैं। और दूसरी बात यह है कि श्रम का सीमांत त्याग, श्रमिक अपना श्रम बेचते समय
श्रम की त्याग की मात्रा को अवश्य ध्यान में रखता है। श्रम के त्याग की न्यूनतम सीमा श्रमिक के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त द्रव्य के बराबर होती है। कोई भी श्रमिक स्थायी रूप से इससे कम मजदूरी लेना पसंद नहीं करेगा। अतः श्रम की पूर्ति तथा मजदूरी दर में सीधा संबंध होता है, अर्थात कम मजदूरी होने पर श्रमिक कम काम करना चाहेंगे और अधिक मजदूरी होने पर श्रमिक अधिक काम करना चाहेंगे, जो रेखा चित्र में स्पष्ट है। हाँ, यहाँ पर रेखा चित्र में स्पष्ट है श्रम की पूर्ति के संबंध में। रेखा चित्र में ओपी मजदूरी की दर जब रहता है तो मजदूरों की मांग जो है वो एन के बराबर रहता है। अब मजदूरी बढ़ जाती है तो पुनः जो है मजदूरों की पूर्ति जो है ओ एन 1 हो जाता है। इस प्रकार मजदूरी की दर व श्रमिकों की पूर्ति में सीधा संबंध पाया जाता है। इसीलिए पूर्ति वक्र जो है बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है। यह बात स्पष्ट है कि श्रमिकों की पूर्ति अनार्थिक तथा आर्थिक तत्वों पर भी निर्भर करती है। किन बातों पर? अनार्थिक तथा आर्थिक बातों पर भी निर्भर करती है। जैसे पहला है अनार्थिक तत्व। अनार्थिक तत्व के अंतर्गत उन बातों को शामिल किया जाता है जिसका संबंध द्रव्य से नहीं होता है, जैसे खान पान, रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, देश प्रेम आदि से होता है। और आर्थिक तत्व का संबंध किससे होता है? इसका प्रभाव श्रम की पूर्ति पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। यदि मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति बढ़ जाती है और मजदूरी कम होने पर पूर्ति कम हो जाती है। इसीलिए श्रम की पूर्ति वक्र ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। श्रम की पूर्ति कार्य अवकाश अनुपात से भी प्रभावित होती है। अतः मजदूरी की दर में वृद्धि का प्रभाव अवकाश के स्थान पर काम का प्रतिस्थापन करने से होता है, जिसे हम एक रेखा चित्र से भी समझ सकते हैं। और इसी को ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। मजदूरी की वृद्धि श्रमिकों की आय में वृद्धि करती है, इसलिए वह उन्हें कम काम और अधिक अवकाश के लिए प्रोत्साहित करती है। इसे आय प्रभाव कहते हैं। ऐसी दशा में एक सीमा के बाद श्रम की पूर्ति वक्र पीछे की ओर वापस मुड़ जाती है, जिसे हम एक रेखा चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। रेखा चित्र में एस वक्र जो दिख रहा है वो क्या वक्र है? पूर्ति वक्र है। प्रति घंटा मजदूरी दर बढ़ने के साथ साथ एक सीमा तक श्रम की पूर्ति बढ़ती है। जब मजदूरी OW से OW1 होती है तब श्रम की घंटों की पूर्ति WP से W1P1 होती है, परंतु जब मजदूरी की दर OW1 से बढ़कर OW2 हो जाती है तो श्रम घंटों की पूर्ति W1P1 से घटकर W2P2 रह जाती है। इस मोड़ से स्पष्ट होता है। इस प्रकार एस पूर्ति वक्र प्रारंभ में एस बिंदु से P तक बढ़ता है, P1 तक बढ़ता है। उसके बाद P2 की स्थिति में देखते हैं तो घटने लगता है, क्योंकि मजदूरी की दर में वृद्धि होने पर वह अतिरिक्त घंटा अधिक काम करता है। परंतु जब मजदूरी OW2 अधिक होती है तब वह श्रम घंटों की पूर्ति को कम कर देता है और आराम को महत्व देता है। चित्र में यह स्थिति P2 बिंदु से स्पष्ट की गई है। अतः कार्य अवकाश अनुपात श्रम की पूर्ति को प्रभावित करता है। अब दो स्थिति यहाँ पर और उत्पन्न होती है कि मजदूरी दर का जो निर्धारण होता है पूर्ण प्रतियोगिता में भी होता है और अपूर्ण प्रतियोगिता में भी होता है। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरी दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरी दर का निर्धारण बाजार की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के पारस्परिक सामंजस्य से होता है। मजदूरी की अधिकतम सीमा श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता द्वारा निर्धारित होती है और मजदूरी की न्यूनतम सीमा श्रमिकों के जीवन स्तर से निर्धारित होती है, जिसे हम एक रेखा चित्र के द्वारा समझ सकते हैं।
रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर श्रम की इकाइयां तथा ओ वाई अक्ष पर मजदूरी की दर दी हुई है। इसमें दो वक्र दिख रहा है, डी डी वक्र मांग वक्र है और एस एस वक्र जो है पूर्ति वक्र है। तो यहाँ पर श्रम की मांग व पूर्ति का संतुलन बिंदु ई पर स्थापित हो रहा है, जहां पर मजदूरी की दर OW तय होती है। इस मजदूरी की दर पर श्रम की मांग व पूर्ति OL के बराबर है। यदि मजदूरी की दर इस साम्य दर से ऊंची होती है तो श्रमिकों की पूर्ति बढ़ेगी, परंतु श्रमिकों की मांग न बढ़ने के कारण मजदूरी की दर घटकर फिर साम्य पर आ जाएगी। इसके विपरीत यदि मजदूरी की दर साम्य से कम होती है, अर्थात ई बिंदु से कम होती है, तो मजदूरों की मांग बढ़ेगी जबकि उसकी पूर्ति कम हो जाएगी। फलतः मजदूरी की दर बढ़कर फिर से साम्य में आ जाएगी। अतः व्यक्तिगत फर्म इस साम्य मजदूरी दर को स्वीकार करती है। अतः पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग में OW मजदूरी दर का निर्धारण होता है। अब दूसरी स्थिति है अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरी निर्धारण के समय कई दशाएं उत्पन्न होती हैं, परंतु हम केवल यहाँ पर दो दशाओं का ही अध्ययन करेंगे। जैसे पहला, क्रेता एकाधिकार की स्थिति। इस स्थिति में जब श्रम बाजार में कुछ उत्पादक शेष उत्पादकों की तुलना में अधिक प्रभावशाली होते हैं या सभी उत्पादक संगठित होकर अपना संघ बना लेते हैं, तो मजदूरी की दर पर नियंत्रण इनके हाथों आ जाता है। अतः श्रमिक असंगठित होने के कारण उन्हें जो मजदूरी दी जाती है वे स्वीकार कर लेते हैं। तो उत्पादक संघ जब जो संगठित होकर एक मजदूरी दर निर्धारित कर देते हैं, तो उस मजदूरी दर पर श्रमिक जो हैं मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी बात है विक्रेता एकाधिकार की स्थिति। जब श्रम बाजार में श्रमिक संगठित होकर अपना श्रम बेचते हैं, तो ऐसी स्थिति में श्रमिक श्रम पूर्ति के एकाधिकारी हो जाते हैं। अतः वास्तविकता यह है कि श्रम बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और मजदूरी का निर्धारण उत्पादकों व श्रमिकों के संघों के बीच सौदा करने की शक्ति से निर्धारित होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरी निर्धारण को हम एक रेखा चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। इससे पूर्व इस बात को भली भांति समझ लेना चाहिए कि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत औसत मजदूरी AW ऊपर की ओर बढ़ती है। इसी प्रकार सीमांत मजदूरी रेखा MW में भी लागू होती है, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता की भांति अपूर्ण प्रतियोगिता AW औसत मजदूरी बराबर सीमांत मजदूरी MW नहीं होता है। अतः अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी की दर का निर्धारण सीमांत आगम उत्पादकता बराबर सीमांत मजदूरी अर्थात MRP बराबर MW की दशा को रेखा चित्र द्वारा समझ सकते हैं। रेखा चित्र में OX अक्ष पर श्रम की मात्रा तथा OY अक्ष पर सीमांत आगम उत्पादकता दी हुई है। उत्पादक श्रम की उस मात्रा का प्रयोग में लाएगा जहां पर MRP बराबर MW होगा। इस स्थिति को ई बिंदु से दिखाया गया है। क्लियर है? ई बिंदु में MW बराबर MRP है, सीमांत आगम उत्पादकता बराबर सीमांत मजदूरी है। इस संतुलन बिंदु पर फर्म के द्वारा ON मात्रा में श्रमिकों को काम पर लगाया जाएगा और मजदूरी की दर NP निर्धारित होगी। चित्र के अनुसार मजदूरों की सीमांत आगम उत्पादकता EN मजदूरी की दर NP से अधिक है। सीमांत उत्पादकता से कम मजदूरी होने पर श्रमिकों का शोषण होता है। यह शोषण जो है रेखा चित्र में NE-NP बराबर PE के द्वारा दिखाया गया है। धन्यवाद।